हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नए टॉपिक को जिसका नाम है द रेबेलियन स्प्रेड। यानी कि पिछले वाले क्लास में हमने ये देखा कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारा मेरठ से लेकर दिल्ली तक इंडियन सोल्जर्स आगे बढ़ चुका था अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करने के लिए। ये तो हम लोगों ने देख लिया था। और बहादुर शाह जफर जो है वो हमारे लीडर भी बन गए थे, यानी कि बहादुर शाह जफर हमारे इंडियन सोल्जर्स को मदद कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी को मारने के लिए या फिर उसको यहाँ से खदेड़ के भगाने के लिए। ठीक है, ये तो हम लोगों ने देख लिया। यानी कि युद्ध का जो शुरुआत है वो हो चुका था। और ये युद्ध और ज़्यादा कैसे फैला, यानी कि और किस किस प्रकार के लोगों ने इस लड़ाई में हिस्सा लिया, इसी टॉपिक में हम लोग जानेंगे। तो रेबेलियन स्प्रेड का मतलब ये हो गया कि और ज़्यादा लोग कैसे जुड़ते चले गए और ये लड़ाई जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो चल रहा था ये कैसे बढ़ता चला गया, इसी के बारे में हम लोग आज यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के टॉपिक में हम लोग ये जानेंगे कि किस किस प्रकार के लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ उसको यहाँ से भगाने के लिए हिस्सा लिया, ठीक ना, पार्टिसिपेट किया। ठीक है, चलिए इसी के बारे में हम लोग आज यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट म्यूटेंट एंड टुक ऑफ टू ज्वाइन अदर ट्रूप्स टू डिफीट ब्रिटिश इन दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ। देखिए रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट का मतलब क्या हो गया। देखिए अलग अलग जगहों पर ना एक रेजिमेंट बना हुआ था। रेजिमेंट मतलब कि एक ग्रुप बना हुआ था जहाँ पे कि हमारे इंडियन सोल्जर्स काम करते थे अंग्रेजों के लिए। ठीक है, तो अलग अलग हिस्सों से हमारे जो भी इंडियन सोल्जर्स थे वो क्या कर रहे थे, म्यूटेंट कर रहे थे। यानी कि वो कह रहे थे अपने बड़े बड़े ऑफिसर से कि हम जा रहे हैं काम छोड़ के, अब आपके लिए काम नहीं करेंगे, हम जाके अपने देश भारत को आज़ाद करवाएंगे और आप ही लोगों को मारेंगे। ठीक है, ऐसा अब हमारे इंडियन सोल्जर्स कह रहे थे। यानी कि जगह जगह से हमारे इंडियन सोल्जर्स अंग्रेजों का काम छोड़ रहा था और हमारे इस लड़ाई में पार्टिसिपेट कर रहा था, यानी कि अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ के भगाने के लिए इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। ठीक है, और ये लोग जो है उस ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़कर हमारे लिए काम करना चाहता था, यानी कि भारत को आज़ाद करवाना चाहता था। कहाँ से भाई, दिल्ली में, कानपुर में और लखनऊ में। तो दिल्ली, कानपुर और लखनऊ या फिर इसके अलावा भी जो और जगह थे जहाँ जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का घर था या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाँ पे ऑफिस था, जहाँ पे बड़े लेवल पे ईस्ट इंडिया कंपनी रहते थे, उसको पूरी तरीके से वो लोग ख़त्म करना चाहते थे। ठीक है, तो बेसिकली पहले पॉइंट का मतलब ये हो गया कि जगह जगह से ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म करने के लिए हमारे इंडियन सोल्जर्स आपस में मिल रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसके खिलाफ एक लड़ाई चालू कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पीपल ऑफ द टाउन्स एंड विलेजेस ऑल्सो रोज अप इन द रेबेलियन। यानी कि अलग अलग प्रकार के लोग जो है गाँव से आ रहे थे, शहरों से आ रहे थे, सबको इस लड़ाई में इकट्ठा हो रहा था। सबका मकसद यही था कि अंग्रेजों को मारो, यहाँ से हटाओ उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लोकल लीडर्स, जमींदार्स एंड चीफ्स वेर ऑल्सो रोज अप इन रेबेलियन टू फाइट द ब्रिटिश। यानी कि जो भी हमारे छोटे मोटे लीडर थे, जमींदार थे और जो थोड़े बड़े बड़े लोग थे, जो चीफ मत थोड़े से जो बड़े हैं, जिसके पास धन संपत्ति थोड़ा सा ज़्यादा है, सब प्रकार के लोग जो है इस लड़ाई में शामिल हो रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से भगाने के लिए। ठीक है, आगे नाना साहब हु लिव्ड नियर कानपुर gathered armed forces and throw out the British garrison from the city। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ। नाना साहब जो है कहाँ पे रहते थे, कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोगों को अपने सामने इकट्ठा किया, अपने आर्मी को इकट्ठा किया और उन्होंने कानपुर से पूरी तरीके से ब्रिटिश के गैरिसन टाउन को उखाड़ के फेंक दिया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये गैरिसन टाउन क्या होता है। देखिए गैरिसन टाउन का मतलब होता है कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे कि पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का रहने का जगह है। ठीक है, और उसका देखभाल भी कौन कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर रहा है। ठीक है, तो कानपुर में जो है एक ऐसा जगह था, एक ऐसा एरिया था जहाँ पे कि ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से अपना रहता था और उस जगह का जो देखभाल था वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही करता था। तो उस जगह को जो है नाना साहब के आर्मी ने पूरी तरीके से उखाड़ के फेंक दिया। मतलब कि बहुत ही गंदे तरीके से उस जगह को नाना साहब के लोगों ने, यानी कि उसके जो भी सिपाही लोग थे नाना साहब का, उसको मिल के सभी ने उखाड़ के फेंक दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ पेशवा, और ये जो है अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया, पेशवा कर दिया। क्योंकि आपको मालूम है कि पेशवा बाजीराव सेकेंड का ही ये क्या था, नाना साहब एडॉप्टेड सन था।
ठीक है, यानी कि नाना साहब को गोद लिया था किसने? पेशवा बाजीराव सेकंड ने, ठीक है। तो नाना साहब जो है अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिए? पेशवा डिक्लेयर कर दिए। क्यों भाई? क्योंकि ये इसका जो फैमिली है वो पेशवा फैमिली है, ठीक है। इसके पिताजी का ही नाम है पेशवा बाजीराव सेकंड, तो ये भी क्या हो गए? पेशवा हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही डिक्लेयर दैट ही वॉज अ गवर्नर अंडर बहादुर शाह जफर, और साथ ही साथ नाना साहब ने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि हम जो है अब गवर्नर हैं किसका? बहादुर शाह जफर का। बात समझ में आ रही है? यानी कि हम जो है अब बहादुर शाह जफर के लिए काम करेंगे, और बहादुर शाह जफर हो, नाना साहब हो, सबका मकसद क्या है? सबका मकसद ये है कि अंग्रेजों को यहाँ से उखाड़ के फेंकूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गया हमारा कहाँ का? कानपुर का, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा लखनऊ के बारे में। इन लखनऊ ब्रिजेश कादर was the son of नवाब वजीद अली शाह डिक्लेयर्ड द न्यू नवाब ऑफ बंगाल। यानी कि अब यहाँ पे हमने बात किया पहले कानपुर के बारे में, अब बात करने वाले हैं हम लोग लखनऊ के बारे में, ठीक है। तो लखनऊ से ब्रिजेश कादिर जो कि किसका बेटा था? नवाब वजीद अली शाह का बेटा था। ब्रिजेश कादर किसका बेटा था? वो बेटा था नवाब वजीद अली शाह का बेटा था, जिन्होंने यानी कि ब्रिजेश कादर ने पूरी तरीके से जो है नवाब डिक्लेयर कर दिया अपने आप को। कहाँ का? लखनऊ का। यानी कि लखनऊ में जो भी हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था उसको ख़त्म करके ब्रिजेश कादर ने अपने आप को वहाँ का नवाब घोषित कर दिया, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को कि ब्रिजेश कादर कहाँ से बिलोंग करता था? वो बिलोंग करता था लखनऊ से, और ब्रिजेश कादर किसका बेटा था? वो बेटा था नवाब वजीद अली शाह का बेटा था, और वो नवाब कहाँ का बना? वो नवाब बना लखनऊ का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये बात हो गया हमारा लखनऊ का। उसके बाद और यहाँ पे लिखा हुआ है लखनऊ के बारे में ही, हिज मदर बेगम हजरत महल ऑल्सो टूक एन एक्टिव पार्ट इन ऑर्गेनाइजिंग द रेबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश। यानी कि ब्रिजेश कादर की जो माँ थी, उसकी माँ का नाम क्या था? बेगम हजरत महल। उन्होंने भी अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ के भगाने के लिए लड़ाई में हिस्सा लिया था, उसके माँ ने भी, सोचिए, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। ब्रिजेश कादर की माँ जिसका नाम क्या था? बेगम हजरत महल, उन्होंने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में शामिल हुई थी वो, यानी कि वो भी जो है अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने में बहुत ज़्यादा लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा उन्होंने भी ली थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये बात हुआ हमारा कहाँ का? ये बात हुआ हमारा लखनऊ का। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग झांसी के बारे में, ठीक है। चलिए, इन झांसी रानी लक्ष्मीबाई ज्वाइंड द रेबल सिपाहीज and fought the British along with तांतिया तोपे, the general of नवाब साहब। देखिए अब यहाँ पे बात हो रहा है झांसी का, ठीक है। और आपको मालूम है झांसी की रानी, ठीक है। तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जो है इन्होंने भी हमारे सिपाही लोगों को आपस में मिलाया, उसके साथ ज्वाइन कर गई, और उन्होंने भी यानी कि हमारे इंडियन सोल्जर्स को उन्होंने अपने सैनिक में मिला लिया, और सब ने मिलकर अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ा। और इसमें से एक जो इम्पोर्टेंट पर्सन था वो था हमारा तांतिया तोपे। तांतिया तोपे भी ये बहुत बड़ा इंसान था, यानी कि इन्होंने भी रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ा। और ये तांतिया तोपे कौन था? ये तांतिया तोपे जो है वो जनरल था किसका? नाना साहब का। और ये जनरल जो है ना ये बहुत ही ऊपर वाला पद होता है, ठीक है। तो नाना साहब का ये एक जनरल था, ठीक है। यानी कि नाना साहब के अंडर में तांतिया तोपे काम करता था, जो कि रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिल के ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से खदेड़ देने के लिए लड़ाई सब मिलजुल के आपस में कर रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पे बात हो रहा है किसका? झांसी का। तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिल के तांतिया तोपे ये सारे लोग मिलके और हमारे जो इंडियन सोल्जर्स थे सारे मिलके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है। ये बात हो गया हमारा झांसी का। आगे बढ़ते हैं। इन दी मंडला रीजन ऑफ मध्य प्रदेश में मंडला रीजन है, वहाँ पे एक जगह है वहाँ का, बेसिकली आप कह सकते हैं। वहाँ पे ये बात हो रहा है कहाँ का? मध्य प्रदेश का। रानी अवंतीबाई लोधी ऑफ रामगढ़, यानी कि रानी अवंतीबाई लोधी कहाँ से बिलोंग करती थी? रामगढ़ से बिलोंग करती थी। और ये रामगढ़ कहाँ पे है भाई? ये रामगढ़ आपका है मध्य प्रदेश में, ठीक है, ठीक है। तो ये रामगढ़ से 4000 led an army of 4000 against the British who had taken over the administration of her state। देखिए ये जो रानी अवंतीबाई थी ना, रानी अवंतीबाई से इनका जो राज्य था, जो इनका पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि जो एरिया था उसको हड़प लिया था। किसने? अंग्रेजों ने हड़प लिया था। तो उसको वापस लेने के लिए रानी अवंतीबाई ने 4000 सैनिकों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ा,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा बात हो रहा था अभी मध्य प्रदेश का, ठीक है। उसके बाद द ब्रिटिश वे आर डिफीटेड इन नंबर ऑफ बैटल्स, यानी कि आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे आप बेसिकली ये देख पा रहे हैं कि अलग अलग जगह से, कानपुर से, लखनऊ से, झांसी से, मध्य प्रदेश से, हर जगह से जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई चल रहा है। तो बहुत सारे लड़ाई में अंग्रेज क्या कर गया था, हार गया था, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा था। इन अवध, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग अवध का। इन अवध ऑन 6 अगस्त 1857 अ टेलीग्राम सेंड बाई लेफ्टिनेंट colonel टाइटलर टू हिज कमांडर इन चीफ एक्सप्रेसिंग द फियर फेल्ट बाय द ब्रिटिश। देखिए यहाँ पे ना इतना ज़्यादा ब्रिटिश हार रहा था लड़ाई को, और ये पूरी तरीके से जो है ना डर गया था, यानी कि घबरा गया था हमारे सोल्जर्स को देखकर, हमारे लड़ाई को देखकर अंग्रेज जो है बहुत ही गंदे तरीके से डर गया था। इतना ज़्यादा डर गया था कि उन्होंने अवध में 6 अगस्त 1857 को एक टेलीग्राम लिखता है, यानी कि एक पत्र भेजता है। किसको भेजता है? अपने लेफ्टिनेंट कॉलोनेल टाइटलर को, यानी कि कॉलोनेल टाइटलर को, जो कि कमांडर था, कमांडर इन चीफ था, मतलब कि एक बहुत बड़ा ऑफिसर था, बहुत बड़ा ऑफिसर था। कौन था भाई? कॉलोनेल टाइटलर। उनको एक टेलीग्राम यानी कि एक पत्र भेजता है ईस्ट इंडिया कंपनी, कब? 6 अगस्त 1857 को। और उस पत्र में जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी डर दिखाता है, मतलब कि वो ये मानता है कि हम जो है डर गए हैं आप लोगों से, आप लोगों के पावर को देखकर हम डर गए हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट से आपको ये समझ में आ गया होगा कि 6 अगस्त 1857 को कॉलोनेल टाइटलर को, जो कि कौन था? कॉलोनेल टाइटलर एक कमांडर इन चीफ था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको जो है एक पत्र भेजता है। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। और उस पत्र में लिखा हुआ रहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत के सोल्जर से डर चुका है, ठीक है, यानी कि पूरी तरीके से वो अपना डर जाहिर कर रहा है कि हम अब डर गए हैं, ठीक है। उसके बाद अहमदुल्ला शाह वाज अ मौलवी फ्रॉम फैजाबाद केम टू लखनऊ टू फाइट द ब्रिटिश। अहमदुल्ला शाह जो कि क्या थे? एक मौलवी थे। उन्होंने मौलवी थे, कहाँ से बिलोंग करते थे भाई? फैजाबाद से बिलोंग करते थे। तो अहमदुल्ला शाह जो थे एक मौलवी थे, और वो बिलोंग करते थे फैजाबाद से, और वो जो है लखनऊ आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ने के लिए। सोचो, यानी कि बेसिकली आप यहाँ पे कह सकते हैं कि अलग अलग जगहों से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ाई करने के लिए सब आ रहे हैं, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से भगाने के लिए, उसको मारने पीटने के लिए, पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी पे हमला लगातार कर रहे हैं, ठीक है। आगे, इन दिल्ली अ लार्ज नंबर ऑफ गाजीज और रिलीजियस वॉरियर्स कैम टुगेदर टू थ्रो आउट द ब्रिटिश। अब यहाँ पे बात हो रहा है दिल्ली का। दिल्ली में जो है ना बहुत बड़े नंबर में गाजी बोलिए या फिर आप रिलीजियस वॉरियर बोलिए। रिलीजियस वॉरियर का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो कि अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने रिलीजन को बचाने के लिए लड़ते हैं, ठीक है, आवाज़ उठाते हैं। तो वो लोग भी बहुत बड़े लेवल में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। कहाँ पर? दिल्ली में, ठीक है। आगे उसके बाद भक्त खान वाज सोल्जर फ्रॉम बरेली। देखो, भक्त खान कहाँ का सोल्जर था? बरेली का सोल्जर था, यानी कि वो बरेली का वो सिपाही था। टूक चार्ज ऑफ अ लार्ज फोर्स ऑफ फाइटर्स हु केम टू दिल्ली, यानी कि बरेली से जो है भक्त खान अपने सिपाहियों के साथ दिल्ली पहुंच रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए, ठीक है। ही बिकेम अ मिलिट्री लीडर ऑफ द रेबेलियन, और ये जो है बाद में जाकर भक्त खान पूरी तरीके से मिलिट्री का लीडर बन गया, यानी कि जितने भी हमारे सिपाही लोग थे ना उन सभी का क्या बन गया? ये लीडर बन गया, ठीक है। बेसिकली आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों से जो है लोग दिल्ली पहुँच रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात हो रहा है बिहार का। इन बिहार कुंवर सिंह वाज एन ओल्ड जमींदार। बिहार का बात हो रहा है। बिहार से कुंवर सिंह थे, जो कि एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति था। बेसिकली वो एक जमींदार था, यानी कि उनके पास जो है बहुत ज़्यादा जगह ज़मीन था, ठीक है। कौन था वो? कुंवर सिंह था। तो बिहार से कौन लड़ाई करने के लिए आ रहा था हमारा कुंवर सिंह, ठीक है। जॉइन द रेबल सिपॉइज एंड फाउट द ब्रिटिश फॉर मैनी मंथ्स, यानी कि कुंवर सिंह भी हमारे इंडियन सोल्जर के साथ मिल गया, और मिल जाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उन्होंने भी लगातार कुछ महीनों तक लड़ाई करते रहे। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लीडर्स एंड फाइटर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ज्वाइंड द फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि इंडिया के अलग अलग जगहों से हमारे बड़े बड़े लीडर के साथ साथ छोटे छोटे लीडर भी आपस में मिल रहे थे, इकट्ठा हो रहे थे और अपने पावर को बढ़ाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर हमला कर रहे थे, उसको बहुत ही गंदे तरीके से मार पीट रहे थे और उसको यहाँ से भगाने का कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये चीज़ समझ लिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि नया टॉपिक जिसका नाम है द कंपनी फाइट्स बैक। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का किसी भी टॉपिक में कोई डाउट रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।